नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी। हम लोग में आपका स्वागत है और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं भविष्य के अधिकारियों से। जी हां, सही सुना आपने। और इसमें भी खास बात यह होने वाली है कि आमतौर पर महिलाएं आपको अपने अधिकार के लिए लड़ती झगड़ती नजर आती हैं, अधिकारों से वंचित नजर आती हैं। लेकिन इस बार जब अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी की प्रवेश परीक्षा हुई तो उसमें जो टॉप 4 पोजीशन थी वो महिलाओं के खाते में गई हैं। तो अपने आप में ये बेहद फख्र की बात है। और किस तरह की विषम परिस्थितियों को पार करते हुए टॉपर का खिताब हासिल करने वाली ईरा ने इस मुकाम को हासिल किया है, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। और कुछ ऐसे ही भविष्य के और अधिकारी भी हमारे साथ होंगे, अरविंद होंगी, निहारिका होंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बार का रिजल्ट किस मायने में खास था, किस तरह से दिल्ली की ईरा सिंघल ने शारीरिक मुश्किलों को सपनों की उड़ान में रुकावट नहीं बनने दिया और यूपीएससी की परीक्षा में अव्वल नंबर पर आकर इतिहास रच दिया। और केरल की रेणु राज दूसरे नंबर पर रही, जबकि दिल्ली की निधि गुप्ता तीसरे नंबर पर रही। तस्वीरें इतिहास रचने वाली लड़कियों की हैं। ये हिंदुस्तान की 4 होनहार हैं। तस्वीरें उस नारी शक्ति की गवाह दे रही हैं जो भारत का भविष्य है। अपने कारनामे से एक ही दिन में ये सभी बेहद खास हो गई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और रेगिस्तान से पहाड़, इन्हीं के नाम की चर्चा है। हर कोई इनका गुणगान कर रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, यूपीएससी 2014 के नतीजों में लड़कियों ने कामयाबी की नई इबारत जो लिख डाली है। टॉप 5 में से 4 पर लड़कियों ने बाजी मारी है। नतीजों में टॉप पर ईरा सिंघल रही तो रेणु राज ने दूसरी रैंक पाई। तीसरे नंबर पर निधि गुप्ता रही। नतीजों के ऐलान होते ही खुशी की लहर दौड़ गई। टॉपर ईरा सिंघल की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। बहुत टाइम तक मेहनत करनी पड़ती है, rather than आपको कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर जितना भी आपने टाइम दिया है उसमें पूरी तरह तैयारी करनी होती है, पूरा ढंग से पढ़। वो काफी टाइम, मतलब टाइम तो लगता है, सबको लगता है, पर इसमें ज्यादा ये है कि आप डटे रहें और आप ढंग से करते रहें। आप अपने आप को ये ना समझाएं कि अच्छा मैंने पढ़ लिया। कड़ी मेहनत और कोशिश रंग लाई तो उम्मीदों को पंख लग गए। केरल की एमबीबीएस ग्रेजुएट रेणु राज ने पहली बार में न सिर्फ यूपीएससी पास किया बल्कि दूसरे नंबर पर रही। उनकी कामयाबी पर उनके परिवार में जश्न का माहौल है। करियर की बुलंदी को छू चुकी रेणु के लिए ये किसी सपने के पूरे होने जैसा है। Being an MBBS graduate was a great confidence because civil services there is a lot of chance and probability. So once if you are not able to make it, being a doctor will be a very good backup for you. So it was a confident factor for me. यूपीएससी के इम्तिहान में तीसरी पोजीशन पर आई आईआरएस अधिकारी निधि गुप्ता। आईआरएस से आईएएस के सफर को उन्होंने पूरी शिद्दत से पूरा किया। पहली बात तो बहुत खुशी हो रही है, बट इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर 3rd रैंक है तो लोग आपको देखते हैं, तो अब लोगों की काफी अपेक्षाएं होती हैं, बस उनको पूरा करने की कोशिश रहेगी। दिल्ली की वंदना राव चौथे नंबर पर रही। वंदना को कामयाबी तीसरी कोशिश में मिली। लड़कियों ने मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल कर न सिर्फ अपना सपना सच किया बल्कि परिवार का नाम भी ऊंचा किया। देश की इन बेटियों को सलाम, देश को इन पर फख्र है। टीम न्यूज नेशन। देश को फख्र है और जाहिर सी बात है कि अगर आईएएस की परीक्षा में, यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम्स में अगर पहले 4 पायदान पर महिलाएं रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारा देश किस तरफ बदलाव की तरफ जा रहा है और ये कितना सकारात्मक बदलाव है, इसको देखकर भी एक अच्छी तसल्ली मिलती है। तो ऐसे ही भविष्य के अधिकारी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ टॉपर ईरा सिंघल हैं और ईरा की कहानी बेहद दिलचस्प है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ मुश्किलों को मात देकर ये मुकाम हासिल किया है, तो उनके माता पिता भी यहाँ स्टूडियो में उनके साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से ईरा की हौसला अफजाई वो हमेशा करते रहे। अरविंद हमारे साथ हैं, टॉप 10 में जगह बनाई है, 10वीं रैंक उन्होंने पाई है और ये बता दूं IIT-IIM पहले ही है तो उसके बाद अब अधिकारी बन रहे हैं, तो एक और सीट जो रहता है ना कि भाई आप तो पहले IIT-IIM हो गया, अब एक और सीट आपने खराब कर दी है वाला हिसाब रहता है, तो बहुत सारे लोग जेलस भी कर रहे होंगे। और हमारे साथ निहारिका है और हमारे साथ सुहर्ष भगत हैं और ये भी फ्लाइंग कलर्स के साथ यहाँ पर यूपीएससी की परीक्षा में पास हुए हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा यहाँ पर ईरा से भी नहीं होगा क्योंकि अपनी जीत की खुशी अगर खुद से ज्यादा किसी को होती है तो वो एक माँ को होती है। तो यहाँ पर उनकी माँ हमारे साथ हैं। अपनी जीत की खुशी अगर किसी से ज्यादा, माँ से ज्यादा नहीं हो सकती। और ईरा जब जन्मी होंगी तो उनकी शारीरिक क्षमताओं के चलते बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारे सवाल और बहुत सारी चिंताएं दी होंगी कि आगे क्या होगा लड़की का, कैसे करेगी। और आज ईरा ने जब आपका नाम
रोशन किया है, तो क्या लगता है उनको जवाब मिल गया? नहीं, मुझे ऐसा कुछ झेलना नहीं पड़ा, क्योंकि ये इतनी टैलेंटेड लड़की थी कि हर आदमी इसके पीछे था। हर आदमी अपने बच्चे को इसके साथ खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, इसके इंस्पिरेशन गेन करने के लिए इसके साथ बोलता था। तो जब हमें तो ऐसा कुछ परिवार में कभी किसी ने इस तरह की कोई दिक्कत नहीं? कभी नहीं, नेवर, किसी ने कभी कुछ बोला नहीं जी। तो इरा, मैं आपसे कहूं कि बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले आपको। यहाँ पर अगर आईआरएस परीक्षाओं में भी आपने इससे पहले आईआरएस किया था, उसके बाद कुछ दिक्कतें आपने फेस की, तो फिर दोबारा से एग्जाम देने का कहाँ से मन में आया? आपको नहीं लगा कि देखिए मैंने तो एक एग्जाम क्लियर किया, ये लोग मुझे वही नहीं ढंग से ज्वाइन करने दे रहे हैं, एक फ्रस्ट्रेशन, एक नेगेटिविटी ना आके आपने फिर दोबारा तैयारी की? एक्चुअली टू सम एक्सटेंट आपकी बात सही है। मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुई थी, पर मैंने सोचा चलो आईआरएस मिल गया है, मैं इसी में काम करती हूँ। 3 साल तक मैंने सेम सर्विस क्लियर की है, विच वॉज अनदर सरप्राइज। एंड काफी स्ट्रेंज है कि आपको 3 अटेम्प्ट में तीनों बार सेम सर्विस मिलती है। मुझे दी नहीं थी, जब मेरा कोर्ट केस क्लियर हुआ तब मुझे सर्विस मिली। तो मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ और मैं इसी में काम करती हूँ, इसी में अपने एम करती हूँ। पर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हारा एम अगर क्लियरली वो है तो तुम वापस दो। एंड मेरे आसपास बाकी सब लोगों ने भी मुझे इनकरेज किया, एंड इस वजह से मैंने फिर फाइनली एक लास्ट अटेम्प्ट दिया था। एंड इनफैक्ट अटेम्प्ट देते ही मैंने अपनी किताबें सब बाकी लोगों में बांट दी थी, क्योंकि मैंने अच्छा, सच से बताइएगा, अटेम्प्ट देने के बाद हम लोग आईएएस एक ऐसा एग्जाम होता है, खासतौर से इंटरव्यू देने के बाद किसी को पता ही नहीं होता है कि सिलेक्ट होना है नहीं होना है, क्योंकि बाकी में तो आप चेक कर सकते हैं, अच्छा ठीक है इतने सवाल सही हुए, शायद नंबर आ जाए। आपको उम्मीद थी कि नंबर 1 की पोजीशन आ जाएगी? नहीं, नंबर 1 तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। पर हाँ, मुझे ये तो था कि मेरा कोई अच्छा रैंक आएगा, क्योंकि मेरे एग्जाम्स अच्छे हुए थे। पर नंबर 1 तो नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं। तो अब कैसा लग रहा है? मतलब बहुत सारे लोग, इरा, अगर चलिए आपके घर वाले बहुत सपोर्टिव रहे, आपके परिवार के आसपास के लोग जो हैं वो बड़ी ही ब्रॉड मेंटालिटी के रहे, लेकिन अगर हम बात करें, हमारे समाज में आज भी एक दिक्कत है कि हम स्पेशली लोगों को, स्पेशली एबल्ड लोगों को एक बहुत पॉजिटिविटी से नहीं देखते हैं, चिंता की तरह से देखते हैं कि अच्छा भाई कैसे मैनेज करते होंगे, क्या करते होंगे, उनको लेकर हम नॉर्मल नहीं बिहेव कर पाते हैं। तो आप भी जब बाहर निकलती होंगी तो लोग बाग इसी तरह से आपको ट्रीट करते होंगे, तो क्या लगता था उस वक्त और आज कैसा महसूस हो रहा है? एक मेन चीज जो मैंने बचपन से सीख ली थी वो ये थी कि लोग तुम्हें इसलिए ऐसे देखते हैं कि वो तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, हम जो चीज नहीं समझते हम उसी से डरते हैं, या उसके बारे में हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, या हम स्ट्रेंजली बिहेव करते हैं, हम क्यूरियस होते हैं। तो मैंने ये समझ लिया था कि दुनिया क्यूरियस है तुम्हारे बारे में। अगर तुम अच्छी तरह बिहेव करोगे, तुम उनको पॉजिटिविटी दिखाओगे, तो वो भी वापस रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इरा, वाकई में आपकी ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी जो आपने जो बात कही है, ठीक है आपकी कामयाबी एक अलहदा है, लेकिन जो पॉजिटिव अप्रोच है वाकई में बहुत लोगों को, और बहुत सारे लोग जिन्होंने एग्जाम नहीं क्लियर किया होगा उनको भी एक नई हिम्मत जरूर देंगे। तो अब आपके पिता भी यहाँ पर बैठे हैं। सिंघल साहब, अगर आपसे पूछूं, बेटा नाम रोशन करेगा हमारे समाज में हमेशा रहता है, लेकिन आपकी बेटी ने जो नाम रोशन किया है बल्कि सुर्खियों में ला दिया है, क्या कहा था बेटी को जब रिजल्ट आया? देखिए, जब रिजल्ट आया तब तो कोई बात ही नहीं हुई है। इसने हैदराबाद से मुझे फोन करा, पापा आई एम ऑल इंडिया रैंक 1। इतना फोन करते ही मैं भी एक्साइटेड हुआ, ये भी हुआ, और फोन पे आगे बात ही नहीं हुई। उसके बाद तो बात अब कल जब ये आई है तभी हुई है। लेकिन मैं इसमें बहुत शुरू की बात करना चाहूंगा। जब ये मेरे लड़की एक थी तो लोगों ने, कईयों ने कहा लड़का कर दो, एक अच्छा रहेगा। मैंने कहा नहीं। कुछ दोस्तों ने ये तक कहा जी वंश तो लड़के से चलता है। मैंने कहा ये तो निहायत बेवकूफी की बात है। वंश तो उससे चलेगा जो आपका नाम रोशन करे, और वो आज हो रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत बहुत सही बात कही है, क्योंकि ये हमें आए दिन सुनने को मिल जाता है कि वंश चलाने के लिए एक बेटा बहुत जरूरी है, एक बेटा तो जरूर होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी बात कही है कि वंश उसी से चलेगा जो नाम रोशन करेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और इस बार के नतीजों ने कहीं ना कहीं एक ये सीख जो है वो देश के दूसरे हिस्सों में बैठे हुए परिवारों को, समाज को भी दे दी है। अरविंद, अगर आपकी बात करें, टॉप 10 रैंक में आप अपनी जगह बना पाए हैं, सबसे बताइएगा कितने घंटे पढ़ते थे पहले? तो मैं पढ़ाई को घंटे से नहीं नापना चाहूंगा, मैं उसको एनालिटिकल एबिलिटी से, सेंसिटिविटी से, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से नापना चाहूंगा। और पिछले 1.5 सालों में मैंने यही किया है। मैं पहले से बचपन से ही बहुत क्यूरियस रहा था, और मैं बहुत न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ता रहता था, तो मुझे लगता था वो भी चीज मुझे हेल्प की है।
तो आपको लगता था कि हाँ, क्योंकि आपने मुझे बताया अभी कि आप जॉब भी कर रहे थे, आपने पहले बीटेक किया, उसके बाद फिर आईएम गए और उसके बाद आप जॉब कर रहे थे, तो जॉब के साथ साथ तैयारी, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे बाकायदा एक साल ड्रॉप करते हैं, फिर कोचिंग में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं और खास तरह से तैयारी करते हैं, तो जॉब के साथ तैयारी मुमकिन हो पाती है? थोड़ा डिफिकल्ट तो है, अनडाउटेबली काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। और जब मैंने एक बार बेस बना लिया, लेकिन जॉब से ज्यादा मुश्किल ये था कि मैं जॉब छोड़ नहीं सकता था, मुझ पे बहुत थे दायित्व थे और इस कारण से जिम्मेदारियां जब मैं निभा चुका और अपने जॉब से विदेश में रह करके कुछ थोड़े पैसे बचा लिया तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए और तब मैं कुछ समय पहले जॉब से रिजाइन कर दिया था और फिर कड़ी मेहनत मैंने की सीट अटेम्प्ट के लिए और परमपिता परमेश्वर और बड़ों की दुआओं से अच्छा रैंक आ गया है और ये रैंक सिर्फ दुआओं से आता है। जिंदगी में कर्तव्य करने पड़ते हैं लेकिन दुआओं का बहुत असर होता है। सही, और दुआएं आपके साथ आगे भी रहें। आप न सिर्फ ये परीक्षा पास की है बल्कि आप अच्छे अधिकारी भी बनेंगे। पूरे देश की आपसे उम्मीदें होंगी, क्योंकि नौजवान अगर कुछ हटकर करके दिखाते हैं, अपनी विषम परिस्थितियों को पार करके दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें ईरा जैसे लोगों से, अरविंद जैसे लोगों से और ज्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे साथ निहारिका भी हैं। निहारिका तो 7 समंदर पार से सिर्फ देश के लिए कुछ करने के जज्बे के साथ यहाँ पर आई थी। निहारिका, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई, और ये बताइए कि अचानक से कहां से ख्याल आया कि भाई सिविल सर्विसेज में अपेयर होना है? जी, मैं अपने एमटेक जो मैंने यूएसए से किया था, उसके बाद मैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वॉशिंगटन डीसी में एक रिसर्चर के बतौर काम करना शुरू किया था। जब वहां काम किया तो लगा कि एक आप एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की थ्रू सोसाइटी में इतना बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं जो किसी और तरीके से बहुत मुश्किल है। और फिर ये लगा कि अगर गवर्नमेंट के लिए काम करना है तो अपनी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए, अपने देश के लिए कुछ किया जाए। तो जब ये ख्याल आया तो पेरेंट्स से परामर्श करके वापस इंडिया आ गई और फिर मई 2014 से तैयारी करके एग्जाम दिया। निहारिका, आपने जिस देशभक्ति के जज्बे के साथ आपने इस परीक्षा की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे और आज आपने इस परीक्षा को पास भी कर लिया है, आगे भविष्य को क्या सोचती हैं आप? क्या बदलाव लाना चाहती हैं? अब तो अधिकारी भी बन जाएंगी, अब तो पावर भी आ जाएगी और सिस्टम में रह भी जाएंगी अब आप। जी, इंडिया इज अ राइजिंग पावर। हम इस समय बहुत कुछ कर सकते हैं अधिकारी बतौर अपने देश के लिए। हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, लॉ एंड ऑर्डर है, इतना कुछ है करने के लिए। तो बहुत ही एक्साइटिंग टाइम्स है इस समय ऑफिसर बनकर देश के लिए कुछ काम करने के लिए। चलिए, तो आप के क्या प्लान है और आगे आप के एजेंडा में सबसे ऊपर क्या होगा, ये जानने में भी मेरी दिलचस्पी रहेगी, क्योंकि यंग अधिकारियों के साथ जो है उम्मीदें होती हैं, उनमें एक पैशन होता है, तो उम्मीदें भी ज्यादा होती हैं। आवाम को भी पता चले कि हमारे भविष्य के अधिकारी जिनके हाथों में देश की बागडोर होती है नेताओं के साथ साथ, तो वो क्या सोचते हैं। लेकिन अब हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं इस बीच सुहर्ष भगत से, जो लड़कों के टॉपर हैं। सुहर्ष, पहले तो ये बताइए, टॉप 4 लड़कियां रही, एक बॉयज वर्सेस गर्ल्स चलता रहता है, इस बार तो बाजी लड़कियों ने मार ली, कैसा लगा? नहीं, ये ऐसे नहीं देखना चाहिए बॉयज वर्सेस गर्ल्स। ये काफी अच्छा ट्रेंड है। लड़कियां भी टॉप रैंक्स पे आ रही हैं। इनफैक्ट यूपीएससी में 1-2 साल छोड़ के लास्ट 10 इयर्स में लड़कियां ही टॉप कर रही हैं। तो एक अच्छा ट्रेंड है एंड आई वेलकम इट, बट आई इज रियली हैप्पी टू ब्रेक थ्रू इन टॉप 5 रैंक। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस। सुहर्ष, ये बताइए कि अब आपके एजेंडा में क्या है? रैंक भी हासिल कर ली है तो उम्मीदें जो हैं ज्यादा होंगी, आपके जो आगे चल के अधिकारी भी होंगे वो भी आपको एक क्रीमी लेयर की तरह से जिस तरह से देखेंगे कि हाँ भाई टॉप 10 थे, तो उनसे उम्मीदें भी ज्यादा होंगी। तो क्या आपके एजेंडे में सबसे ऊपर आता है बतौर अधिकारी? जब आपको पोस्टिंग मिलेगी, सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं? निश्चित तौर पे असली जिम्मेदारी तो अब शुरू होती है, द रियल चैलेंज बिगिंस नाउ। बट जो भी काम मुझे मिलेगा, जो भी कार्डर या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे मिलेंगी, मैं अपना 100% दूंगा उसमें, और आई विल ट्राई टू डू जस्टिस विद व्हाटएवर जॉब आई एम आस्क्ड टू डू। तो एक बात बताइए, अरविंद भी हमारे साथ है। अरविंद, ये बताइए कि अधिकारियों से अपेक्षाएं तो बहुत होती हैं, यंग ब्लड जो होता है उनसे और ज्यादा उम्मीदें लगाएं हम बैठते हैं। एक सवाल जो अधिकारियों के साथ हमेशा जुड़ा रहता है वो रहता है कि वो कितनी ईमानदारी से इस सिस्टम को बदल पाएंगे। ये नहीं है कि नए बच्चे या पुराने तमाम लोग खराब हैं, लेकिन इसी सिस्टम में खराब लोग भी मौजूद हैं जिनके किस्से हम आए दिन सुनते रहते हैं। तो ऐसे में उस सिस्टम के बीच में किस तरह से आप काम करेंगे? सिस्टम
दुनिया में कहीं पर भी अच्छा बुरा का मिश्रण रहता है, वो ही सच्चाई भारत के साथ भी है। कुछ व्यक्ति जरूर इसमें ऐसे पाए गए हैं, लेकिन जो हमारा मोटिवेशन ही इस सर्विस को ज्वाइन करना है, जैसा कि आपने खुद बताया, काफी लोग बाहर से नौकरी भी कर रहे थे और उच्च स्थान पे थे। जब मोटिवेशन ही यही है कि सेवा करनी है और उस सेवा से ही तृप्ति मिलेगी, और माँ ने भी कल बोल दिया पत्रकारों को कि मेरा बेटा जो है देश के लिए समर्पित है, तो यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जब तक ये मोटिवेशन रहेगा तब तक इंटीग्रिटी रहेगी, ऑनेस्टी रहेगी, और वो रहेगी। बहुत अच्छी बात है, हमारी भी यही उम्मीदें हैं कि ये इंटीग्रिटी और ये मोटिवेशन आपके साथ रहे। इरा, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके एजेंडे में सबसे पहले क्या है? आपका भी एक निजी मन रहता होगा ना कि मैं इस दिशा में अगर पावर आई तो ये जरूर करूंगी। नहीं, मैं पावर की तरह तो नहीं देखती, पर मैं ये देखती हूँ कि करने का मौका मिले तो मैं करूंगी। तो एक चीज जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट की है वो ये है कि मुझे जो इस सर्विस में एक सीट लेने के बाद भी जॉब नहीं दिया गया, उसको मैं बाकी कैंडिडेट्स के साथ ना होने दूं। तो मैं सबसे पहली चीज उसी पे काम करूंगी कि जो हमारे रूल्स और पॉलिसीज हैं उनमें चेंज आए और वो मोर इंक्लूसिव बने और सबको उनका सही दर्जा मिले, सबको उनकी मेहनत का फल मिल पाए। बहुत बढ़िया, यानी कि जो दुख आपने झेला है, जो पूरा स्ट्रगल आपने किया है, वो और ना करें, ये एक अच्छी सोच है और अच्छा कदम है। और एक बार फिर से मैं यहाँ पर निहारिका से बात करना चाहूंगी। निहारिका, अगर आप से मैं जानना चाहूं, कहीं एक बार मन में संशय था कि भाई मैं एक अच्छी खासी जॉब छोड़कर आ रही हूँ, हाई पेइंग जॉब है, सेटल्ड हूं मैं, और उम्र क्यों मैं मतलब अचानक से इस तरह का फैसला ले रही हूँ, क्लियर करूं ना करूं, ये सब संशय था मन में जब आप आ रही थी हिंदुस्तान? जी, जब पहली बार ख्याल आया था तो ये डर लगा था, बिल्कुल लगा था। बट फिर पेरेंट्स से बात करी और उन्होंने एकदम आंख बंद कर ब्लाइंडली सपोर्ट किया कि अगर तुम्हारा मन है तो तुम कल नौकरी छोड़ के आ जाओ। और फिर मैं हार्ड वर्क करने के लिए तैयार थी, तो मोटिव इतना अच्छा था और हार्ड वर्क से डर नहीं लगता था। तो लगा कि इसको अब अपना हर चीज, सब कुछ इसमें अपना अर्पित करके बस अब एग्जाम दे दिया जाए। तो अब एग्जाम भी दे दिया, नौकरी भी छोड़ के आई, सफलता भी मिल गई है। तो हम लोगों की एक आदत है, हम लोग विदेश से अपने सिस्टम को कंपेयर करते हैं और उसके बाद अपने सिस्टम को खूब सारी गाली देते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं। आपने तो विदेश के सिस्टम को भी देखा है और अब आप खुद सिस्टम का हिस्सा बनने जा रही हैं, तो क्या कुछ सोचती हैं? एजेंडे में क्या कुछ है कि भाई हाँ, ये चीजें जो है सबसे पहले दुरुस्त करूंगी? जी, एक मुझे ये लगता है कि ये गलत धारणा है कि इंडिया का सिस्टम बहुत खराब है। बहुत खराब नहीं है, वरना हमारा देश इतने 60-70 साल में इतनी तरक्की ना कर पाता। कुछ कमियां हैं जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं ओवर टाइम, जैसे सिस्टम को और एफिशिएंट बना सकते हैं। नई सरकार की, प्रधानमंत्री जी की स्कीम है डिजिटल इंडिया, जिससे हम इंटरनेट की सहायता से अकाउंटेबिलिटी, मॉनिटरिंग ऑफ डिफरेंट स्कीम्स हम करने का सोच रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की तरफ, विमेन सेफ्टी की तरफ भी बहुत ध्यान है आजकल की जनरेशन का, सरकार का, ऑफिसर्स का। तो ये छोटी छोटी कमियां हैं जो ओवर टाइम इम्प्रूव होंगी भी, क्योंकि हम लोग ये जज्बा रखते हैं कि इम्प्रूव किया जाए। चलिए, तो कमियां हैं लेकिन दुरुस्त करने की बागडोर जो है वो आप ही के हाथों में है। आपने न सिर्फ इम्तिहान पास किया है बल्कि देश की बहुत सारी उम्मीदें भी आपसे जुड़ी हुई हैं। सुहर्ष, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने अपना कुछ एक खाका तैयार किया है कि हाँ, मैं सबसे पहले ये चीजें जो हैं करना चाहूंगा अगर जब मेरी पोस्टिंग आती है? मैं बिहार से हूं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे बिहार का आर्डर मिल जाए। तो यहाँ पे काम करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं। तो जैसे जैसे जो भी मुझे प्रायोरिटी वाइज जो भी फील्ड में आने के बाद, अभी तो ऐसा कुछ वैसा फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन फील्ड में आने के बाद मुझे जो भी ज्यादा चैलेंजिंग लगेगा या फिर जो भी किसी स्पेसिफिक एरियाज की स्पेसिफिक चैलेंजेस होंगी, तो मैं उनको फिर बहुत एफिशिएंटली करना चाहूंगा, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं बिहार जैसे स्टेट्स में और काम करने को काफी कुछ है। चलिए, तो आपने कुछ सोचा है अपने स्टेट को लेकर? क्योंकि बिहार बहुत पिछले कुछ कारणों से हालांकि प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा है, लेकिन बहुत कुछ कारण ऐसे रहे कि एक बदनाम स्टेट रहा देश के अंदर। तो आपने कुछ सोचा है कि भाई कुछ इस तरह का खाका मेरे दिमाग में हो जिससे मेरा राज्य जो है वो भी अच्छी तरह से उसका नाम लिया जाए? पिछले कुछ सालों में काफी पॉजिटिव इमेज बनी है बिहार की, और बिहार में एक होप अभी है। एक ये बहुत इम्पोर्टेंट चेंज था
और मैं उसी पे फर्दर वर्क करके और जितने भी जो जिस कारणों से बदनाम रहा है बिहार, लॉ एंड ऑर्डर हो या पॉलिटिकल प्रेशर हो, बेसिकली बहुत ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करके और जो भी बैड एलिमेंट्स, जो भी बैड इन्फ्लुएंस होंगे मेरे ऊपर, मैं उनको रेजिस्ट करके बिल्कुल अपना इंटीग्रिटी के साथ एफिशिएंटली काम करूंगा। और अभी एग्जैक्टली मुझे फ्रेमवर्क, क्योंकि फील्ड एक्सपोजर ऐसा है नहीं, बस सुना ही है अभी कि कैसे प्रेशर्स होते हैं, ऐसा इन्फ्लुएंस होता है, अभी मैंने फेस नहीं किया है, लेकिन जो भी चैलेंजेस होंगे मैं उनको अपनी पूरी ताकत के साथ हैंडल करूंगा। जी, और इसके लिए हमारी आपको बहुत शुभकामनाएं भी हैं। इसलिए आपने बहुत मेहनत करके ये परीक्षाएं जो है पास की हैं। ईरा, आपने तो एक संघर्ष, एक लड़ाई भी लड़ी है, मतलब तैयारी तो करी साथ में एक लड़ाई भी लड़ी है। तो ऐसे में जब पेपर वगैरह दे दिए, रिजल्ट आ गया है, अब क्या मन है कि क्या करूं, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, थोड़ा अपने क्या मन करता है करने का? एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है, तो मैं सोच रही हूँ एक दो जगह घूम आती हूँ। हाँ। चलिए, तो कहाँ है एजेंडे में, कहाँ जा रही हैं अब आप घूमने? मैं कुछ साल पहले जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था, मैं इसके इमीडिएटली बाद इजिप्ट होके आई थी, एंड इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं टर्की हो आती हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके टूर के लिए, क्योंकि इतनी सारी पढ़ाई और इतनी सारी लड़ाई जो आपने पूरा एक संघर्ष रहा है, आपको स्ट्रगल रहा है, उसके बाद थोड़ा सा इस तरह का ब्रेक भी अच्छा है। निहारिका भी हमारे साथ है। निहारिका, अगर मैं बात करूं, इस बार महिलाओं ने जो स्थान हासिल किया है यहाँ पर, जिस तरह से टॉप 4 पोजीशन में लड़कियां जो हैं वो बाजी मार ले गई हैं, तो उसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगी? कोई मैसेज जो है बाहर परिवारों को देना चाहेंगी? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती हैं, तैयारी कर रही होती हैं, माँ बाप साथ में प्रेशर डालते हैं कि देखो पहले अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, शादी कर लो, पता नहीं बन पाओगी कि नहीं बन पाओगी, दूसरा अटेम्प्ट दे दिया, तीसरा हो गया। ये मैंने सुना है अपने आसपास, क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रही होती हैं, लड़कियां। जी, लड़कियां इस साल तो बहुत अच्छा किया ही है। हर साल लड़कियां बहुत अच्छा करती हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। और शादी का प्रेशर लड़के लड़कियों दोनों पे होता है, जैसा मैंने सुना है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो उसको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और पेरेंट्स का ये दायित्व है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई, अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो वो करना चाहते हैं, जिसके लिए वो पैशनेट हैं, वो करने की पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो उसी से बच्चे जो है आगे बढ़ेंगे और अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर पाएंगे। चलिए, तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अब अपना सभी लोग काम करें, और हमारे स्टूडियो में जो लोग आए हैं, आप लोग तो पूरी की निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे, लेकिन सभी ने जिन्होंने परीक्षा पास की है और भविष्य के अधिकारी बन देश की बागडोर जिनके हाथों में आने वाली है, देश की उम्मीदें उनसे टिकी हुई हैं। लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम को मैं क्लोज करूं उससे पहले मैं ईरा से एक सवाल उन लोगों के लिए रखना चाहूंगी, क्योंकि शुरुआत से ही एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो इस तरफ बढ़ी हैं। ईरा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नाकाम हो गए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, और जब आप इतना पढ़ लेते हैं तो आसपास की बहुत सारी नौकरियां आपको अपने लिए छोटी लगने लगती हैं कि मुझे तो उससे ज्यादा आता है, फिर मैं नौकरी क्यों करूं? तो जो निराश हैं, जो जिनका आखिरी बार था, उनके लिए आप क्या कहेंगे? एक तो हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि मुझे किसी और से ज्यादा आता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है लाइफ में। मैं नहीं कह सकती कि मुझे किसी से भी ज्यादा आता है। तो पर्सनली मुझे तो लगता है आपको हमेशा हम्बल रहना चाहिए। बहुत है सीखने के लिए, जो आप हर मुकाम पे सीख सकते हैं। अगर आपका नहीं हुआ है, मेरा एक और दोस्त था जिसका नहीं हुआ था, मैंने उसे 2 साल पहले ही ये सलाह दी थी कि कोई बात नहीं, शायद तुम्हारे लिए कुछ और बना है। मैं इनफैक्ट खुद भी ये सोची थी कि शायद मेरा पाथ कुछ और है जो मैं सोच रही हूँ उससे। तो जिंदगी हमेशा हमारे को रास्ते दे रही होती है, हम ही नहीं लेते हैं। मेरे ख्याल से अगर ये नहीं हुआ है तो बहुत चीजें हैं जो जिनके थ्रू हम जो अपना फाइनली एम है उसे अचीव कर सकते हैं। चलिए, तो एक राह बंद हुई है तो कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता बराबर से ही गुजरता होगा। बस अपनी नजर को आसपास दौड़ाकर तो देखिए। आप सभी लोग स्टूडियो में आए, एक बार फिर से इस कामयाबी के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग में भविष्य के इन अधिकारियों के साथ इस खास पेशकश में इतना है।